हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एस्टेट के सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे। 2018 में पूछे गए थे। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। हम हर क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें आपको कम से कम 120 बातें पता चलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी उनमें से कौन सी इसकी टाइप नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। जिसका आंसर है वो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वो क्यों है? जो हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी वो इस तरीके से थी। उसमें क्या क्या था? लिंग्विस्टिक था, लॉजिकल मैथमेटिकल था, म्यूज़िकल, बॉडली, काइनेस्थेटिक। ये जो सारी थी ये सारी हमारे पास गार्डनर ने दी थी। जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो गार्डनर ने नहीं दी थी। वो किसने दी थी? वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी में है। ठीक है। जो हमारे पास स्टर्नबर्ग ने दी थी उसमें आपके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो कि गार्डनर ने नहीं दी थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। A child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. Intellectual disability occurs before age 18. Intellectual disability and learning disability both are developmental disability. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब क्यों है ये देखते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी से आपका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। जो आप आईक्यू है, जिसका आईक्यू एवरेज है या फिर एवरेज से ज़्यादा है, वो भी आपके पास, उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे डिसलेक्सिया, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। डिस्ग्राफिया, उसको लिखने में दिक्कत आ सकती है। डिसकैलकुलिया, उसको मैथ की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी उसका जो आईक्यू है वो एवरेज या एवरेज से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? मतलब उसका दिमाग ही उतना डेवलप्ड नहीं है। उसका आईक्यू 70 से भी कम है, एवरेज आईक्यू से भी कम है। तो और ये जो डिसेबिलिटी है ये 18 साल से पहले ही आदमी में दिख जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि जिसके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके पास आईक्यू 70 से कम होगा, ये वाली जो बात है ये गलत है। बाकी तीनों बातें ठीक हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रोन फैनब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? माइक्रो, मैक्रो, मीज़ो या फिर एक्सो? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सो। अब क्यों आएगा वो नीचे देखिए। इस थ्योरी में हमारे पास 5 सिस्टम गिवन है। कौन कौन से गिवन है? एम, ई, एम, सी। ठीक है। पहले वाला माइक्रो, फिर मीज़ो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो। तो जो माइक्रो होता है, माइक्रो में क्या होता है? आपके पास आपका डायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वायरमेंट, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स। और मीज़ो में क्या होएगा? जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाती है। तो जो माइक्रो वाले हमारे डायरेक्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है, फैमिली, स्कूल, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है मीज़ो।
जहाँ पे माइक्रो के जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। एक्सो में क्या होता है, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, उन चीज़ों का फिर भी बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। जैसे पेरेंट्स की वर्क प्लेस है, बच्चा डायरेक्टली तो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर पापा को उसके जो काम पे है कोई प्रॉब्लम है तो उसका इफ़ेक्ट उसके घर आने पे भी पड़ेगा, तो वो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर भी आता है, तो बच्चा इनडायरेक्टली उस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, तो वो आपके पास एक्सो सिस्टम में आएगा। तो एक्सो सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, पेरेंट्स वर्क प्लेस भी आ सकता है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पेरेंट्स के सोशल नेटवर्क है वो सब इसमें आएंगे। मैक्रो में क्या आता है, जो कल्चर वैल्यू समाज में बनी हुई हैं इनका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो वो मैक्रो में आएंगे। क्रोनो क्या है, जो सदियों से चली आ रही है, जैसे 1900 में कुछ अलग टाइम था तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ा, 1950 में अलग टाइम था, 2000 में अलग है, 2050 में अलग टाइम होगा, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आपका आएगा क्रोनो सिस्टम में आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें आप देख सकते हो पेरेंट्स वर्क प्लेस लिखा है ना, अगर पेरेंट्स वर्क प्लेस है तो एक्सो आएगा, इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। अ मदर जेंटली स्ट्रोक्स हर इन्फेंट्स फोरहेड ईच टाइम इमीडिएट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। सून शी नोटिस्ड दैट ईच टाइम द बेबीज forehead is stroked he makes active sucking movement. The baby's behavior test describe trial and error learning, classical conditioning, operant conditioning, social learning। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे क्या होता है कि शुरुआत में जब बच्चे को माता दूध पिलाती है तो वो दूध पिलाते हुए ना बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है, तो बच्चा सोचता है कि हाथ फिराने की वजह से उसको दूध मिल रहा है। तो जब हर बार ऐसे ऐसे होता है, बार बार जब भी माता बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके सिर पे हाथ फेरती है, तो बच्चे का माइंड कैसे सेटअप हो जाता है कि जब जब उसके सिर पे हाथ फेरेगी उसकी माता तो उसको दूध मिलेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अगली बार क्या हुआ कि उसके सिर पे हाथ फेरा लेकिन उसको दूध नहीं पिला, दूध पीने की कोशिश करता है बच्चा, है ना। तो ये वाली जो कंडीशनिंग है वो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है, ठीक है। और जो इसके बाद और इस कंडीशनिंग को दिया किसने था, पेवलव ने दिया था, ठीक है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका आंसर क्यों नहीं है, इसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियर बदलते हैं रिवॉर्ड या पुनिशमेंट की वजह से। जैसे अगर बच्चे ने होमवर्क किया तो उसकी मम्मी ने उसको चॉकलेट दी तो वह चॉकलेट पाने के लिए रोज़ होमवर्क करने लगता है, यहाँ पे वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है रिवॉर्ड पाने के लिए। तो ये एक तरह से कौन सी कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अगर बच्चा शरारत करता है और उसकी टीवी देखने की परमिशन बंद कर दी जाती है तो वह शरारत करना कम कर देता है, यहाँ पे पनिशमेंट की वजह से उसका बिहेवियर बदला है, तो ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो रिवॉर्ड मिल रहा है ना ही पनिशमेंट, तो इसमें क्या आता है आपके पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में क्या था, माँ के माथे पर हाथ फेरने का सिग्नल बच्चे की नेचुरल रिस्पॉन्स के बीच संबंध बना रहा है, तो ये ऑपरेंट नहीं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो एग्ज़ाम ट्रिक क्या रहेगी, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, कोई सिग्नल होता है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हाथ फेरा तो बच्चे ने दूध पीने की कोशिश की, और स्किनर ने कौन सी चीज़ दी है हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से बच्चे का बिहेवियर बदलता है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है जिसे स्किनर ने दिया था। तो इसमें याद क्या रखना है, सिग्नल देखकर रिस्पॉन्स आए तो क्लासिकल कंडीशनिंग, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से बिहेवियर बदले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इस प्रश्न में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्लासिकल कंडीशनिंग का आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है इट इज़ रिलेटेड टू वाइगोट्स्की थ्योरी, इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज़ कैपेबल टू लर्न। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ रेंज ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ अ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। तो इसको हम कैसे करेंगे,
इसका ऑप्शन है, आंसर जो आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा। वो क्यों आएगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए, वह काम जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता लेकिन किसी की हेल्प से कर सकता है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे बच्चा यहाँ तक तो सीख चुका है, लेकिन अगर बच्चे को यहाँ का सीखना है तो उसे किसी की हेल्प चाहिए। तो ये वाला जो है ना एरिया, ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसे वो किसी की हेल्प से कर सकता है। ठीक है, और बच्चा यहाँ तक सीख सकता है किसी की हेल्प से। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट भी दिखाता है कि बच्चा यहाँ तक सीख सकता है किसी की हेल्प से। समझ में आया? लेकिन ये बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका अब आंसर्स देखते हैं। इसको वाइगोट्स्की ने जेडपीडी की बात की थी, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा कि ये वाइगोट्स्की की थ्योरी है। यह बच्चे की सीखने की अपर सीमा को दर्शाता है कि गाइडेंस मिलने पे बच्चा यहाँ तक सीख पाएगा, तो यह भी सही है। जेडपीडी ऐसे कार्यों का समूह है जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन हेल्प से कर सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि जेडपीडी में वो काम आते हैं जो बच्चा अकेले कर सकता है, तो ये बात तो गलत हुई, और हमें गलत ही पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर्स, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद इनवॉलंटरी बिहेवियर्स। फोर्थ ऑप्शन है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग कंसिक्वेंसेस आर इम्पोर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन फर्स्ट। वो कैसे आएगा? इस प्रश्न में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो डिफरेंस है वो बताया है। कैसे कैसे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग वॉलंटरी बिहेवियर से संबंधित है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, आप अपनी इच्छा से कुछ करते हो। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में जैसे देखिए कि आपको किसी तरह का बिहेव करने के लिए कंडीशन किया जाता है, जिसमें आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हो। जैसे कि हर बार घंटी बजाओगे और आप एक कुत्ते को खाना दोगे, तो कुत्ते के मुंह में हर बार लार आएगी कि जब जब घंटी बजेगी उसे लगेगा कि खाना मिलेगा, और उसके मुंह में लार आएगी। क्या ये वो सोच के कर रहा है? वो सोच के नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि घंटी बजेगी तो उससे खाना ही मिलता है। तो इसमें हमारे पास ऐच्छिक व्यवहार नहीं आते, इसमें इन अनैच्छिक व्यवहार आते हैं कि आपकी कंडीशन ऐसे कर दी है कि अब से वो व्यवहार अपने आप हो रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत है। बाकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलंटियर बिहेवियर्स होते हैं कि आप पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड की वजह से अपना बिहेवियर अपनी इच्छा से चेंज करते हो। थर्ड में है क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद इनवॉलंटरी बिहेवियर्स। हाँ, ये बात सही है कि आप अपनी इच्छा के साथ, मतलब अपनी इच्छा के विपरीत आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या करोगे। जैसे लार आना आपके इच्छा में नहीं है, वो आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग कंसिक्वेंसेस आर इम्पोर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंसिक्वेंसेस बच्चा ध्यान में रखता है कि अगर ऐसा करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर ऐसा करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। मीता हैज़ ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नैक्स, हाउएवर ऑन वन ओकेजन हर फियर रिटर्न्ड व्हेन शी फाउंड टॉय स्नैक ऑन हर बेड। सच रिटर्न ऑफ फियर कैन बी टर्म्ड एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन। जो मीता है उसको खिलौने वाले सांप से पहले डर लगता था, लेकिन उसने जो है वो अपना डर काबू पा लिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने अपने बेड पे खिलौने वाला सांप देखा, जिससे उसका वो वाला डर फिर से वापस आ गया। तो ये किस तरीके से है? तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आता है कि जो आपकी चीज़ भूल चुके थे वो, या फिर कोई भी आपकी ट्रेट आपकी वापस आ गई है एकदम से, तो उसको आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी में डालोगे। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन समझते हैं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका मतलब है कि आप हर एक जैसी चीज़ों पर एक जैसी प्रतिक्रिया देना।
मतलब आपका जो स्टिमुलस है वो सामान्य है कि एक जैसी सिचुएशन में आप एक जैसे ही बिहेव करोगे। जैसे एक कुत्ते से डरने वाला बच्चा बाकी सभी कुत्तों से भी डरेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली बात नहीं बोली गई क्वेश्चन के अंदर। फिर आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे बच्चा हर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करेगा। असली सांप आएगा तो डरेगा, लेकिन खिलौने वाला सांप आएगा तो नहीं डरेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी बात नहीं है। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि मतलब सीखी हुई प्रतिक्रिया का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। अगर डरता है तो बच्चा वो डर ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक्सटिंक्शन में आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि डर ख़त्म हो गया था लेकिन वो वापस आ गया। जो वापस हो गया वो आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी में। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो जो एग्ज़ाम ट्रिक में लिखी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे। तो पियाजे ने कौन सी प्रोसेस नहीं दी? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, शेपिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा शेपिंग, क्योंकि पियाजे ने 3 चीज़ों की बात तो की है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन। अब इनको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब है नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में फिट कर देना। जैसे जो बच्चे ने पहले सीख रखा है बस उसी से वो नई चीज़ देख लेगा। जैसे उसको बता दिया कि बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, तो बाद में जब वो कुत्ते को देखेगा कि हाँ इसकी भी 4 टांगें हैं, मतलब ये भी बिल्ली है। तो वो इस तरीके से पुराने ज्ञान के साथ क्या करता है कि नई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। गाय को देखेगा उसको भी बिल्ली बोलेगा कि इसकी भी 4 टांगें हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी नई चीज़ को देख के जो उसके पास पहले से ज्ञान है कि 4 टांगों वाला बिल्ली है, तो बस वो उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये असिमिलेशन है। लेकिन अकोमोडेशन में क्या होता है कि उसे फ़र्क समझ में आता है कि बिल्ली की 4 टांगें हैं तो वो बिल्ली है, लेकिन 4 टांगें कुत्ते की भी हैं, गाय की भी हैं, भैंस की भी हैं। वो इन सब में डिफरेंस कर पाता है कि वो अपनी पुराने ज्ञान में आप चेंज कर पाता है और नया ज्ञान सीखता है। तो पुराने ज्ञान में बदलाव करके नई जानकारी को स्वीकार करना अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो असिमिलेशन में तो वो पुराने ज्ञान का यूज़ करके नई चीज़ों को देखता है, लेकिन अकोमोडेशन में वो चीज़ देख पाता है कि हाँ इसके पास ये चीज़ है तो ये अलग है, वो गाय में और भैंस में डिफरेंस कर पाएगा। तो अडेप्टेशन में आपके पास दोनों चीज़ें होती हैं। आप पुराने ज्ञान को जो आपके पास नॉलेज है उसके बेस पे आप नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, और अकोमोडेशन भी करते हो आप कि हाँ नई चीज़ों को समझ के आप फिर उसमें अपने पुराने ज्ञान में आप चेंज भी करते हो। ठीक है, लेकिन शेपिंग का जो कंसेप्ट है वो पियाजे का नहीं है, वो स्किनर का है। जो हमारे पास पियाजे का कंसेप्ट नहीं है शेपिंग, वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का है। क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे के बिहेवियर को शेप किया जाता है। अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसे रिवॉर्ड देके उसके बिहेवियर को शेप किया जाता है। अगर बच्चा गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट देके उसके बिहेवियर को शेप किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सीखने पर हर छोटे सही प्रयास की प्रशंसा करना। मतलब आप अच्छा बोलोगे उसका बिहेवियर बढ़ाने के लिए, या फिर उसको पनिश करोगे उसका बिहेवियर कम करने के लिए। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे आपके काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन इन स्टर्नबर्ग ट्रायआर्कियल थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। अभी हमने शुरू में देखा था कि स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की थ्योरी दी है। PCA, उसको आप PCA से याद रख सकते हो। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन में नहीं है? ये तीनों ऑप्शन में है। फोर्थ कौन सा, म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है वो स्टर्नबर्ग की नहीं है। तो इसका मतलब तो स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी नहीं दे रखी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दे रखी, और क्वेश्चन में यही पूछा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। द एग्जाम्पल यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ मोरालिटी एज गिवन बाय पियाजे। कि आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, यानी आप मेरे लिए ये काम करो मैं आपके लिए वो काम करूंगा। तो ये किस तरह की मोरालिटी में आता है जो पियाजे ने बताया है? पहला ऑप्शन है बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन,
प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, रियलिज्म, नॉट रिलेटेड टू मोरल कंसर्न। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट आएगा, बिगनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें आप एक दूसरे के लिए काम करते हो कि वो मेरे लिए ये करेगा तो मैं उसके लिए ये करूँगा। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? प्री कन्वेंशनल, ये कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है, ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। रियलिज्म में आपके रूल्स की बात होती है, ठीक है। और जो आपके फोर्थ ऑप्शन है ये तो इसी से कनेक्टेड ही नहीं है कि नॉट रिलेटेड टू मोरल कंसर्न। तो इसको आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बिगनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, यानी आपसी सहयोग की भावना दिखाई गई है यहाँ पर। ओके, पियाजे के अनुसार जब बच्चा बड़ा होता है तो वह समझने लगता है कि नियम केवल मानने के लिए नहीं होते बल्कि सभी के सहयोग और आपसी समझ से भी चलते हैं। इसी को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन कहा गया है। ओके, अब आते हैं इसका सही उत्तर आ गया, गिव एंड टेक की बात जहाँ पे भी होगी वहाँ पे बिग यहीं आएगा मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। प्री कन्वेंशनल कोलबर्ग की थ्योरी से है। रियलिज्म मतलब इसमें रूल्स फिक्स हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या दिक्कत है। रियलिज्म में बच्चा बिना सवाल किए रूल मानता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है, सहयोग की बात हो रही है कि रूल्स लोगों के लिए, इसे आपस में हम अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन यह हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है कि ये मोरल कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, जो क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो, जहाँ पे गिव एंड टेक, म्यूचुअल हेल्प, कोऑपरेशन ये सब मिलेगा तो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन आएगा जो आपको पियाजे ने दिया है। रूल फिक्स हैं तो उसको रियलिज्म में डालेंगे। रियलिज्म मतलब जो रूल्स बने हैं बस वही बने हैं, दैट्स इट। चोर ने अगर चोरी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी मजबूरी वगैरह देखने का हमारा कोई मतलब नहीं है। रूल्स आर रूल्स। रूल्स और फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, लोगों के अनुसार चेंज कर सकते हैं तो वो कोऑपरेशन में आएगा। ओके, नियम नहीं बदल सकते, ये रियलिज्म की बात है। सब मिलकर नियम बना सकते हैं, ये सहयोग की बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सी चीज़ नहीं आती? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शेपिंग। वो कैसे, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित कौन सा कंसेप्ट नहीं है? तो आंसर है शेपिंग। एक्सटिंक्शन क्या होता है? अगर कंडीशन स्टिमुलस जैसे घंटी तो बजाई जाए लेकिन उसके बाद खाना ना दिया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ता घंटी सुनकर लार छोड़ना बंद कर देता है, यानी कि उसकी सीखी हुई प्रक्रिया धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसे ही एक्सटिंक्शन बोलते हैं कि जो चीज़ सीख रखी थी, जो उसको आती थी, वो धीरे धीरे करना भूल गया, इसको एक्सटिंक्शन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी की कोई चीज़, जैसे पीछे क्वेश्चन देखा था कि उसका सांप से डर चला गया था, खिलौने वाले सांप से, लेकिन वो वापस आ गया, तो ये भी कंडीशनिंग में आता है। और आपके पास शेपिंग तो मैंने बताई दी था, स्किनर का है कंसेप्ट। और जो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है कि हर एक मतलब आप सोच सकते हो कि ये खिलौने वाला सांप अलग है और असली वाला सांप अलग है, ठीक है, तो आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो अपनी प्रतिक्रिया, तो ये भी कंडीशनिंग में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में आएगा। 12th क्वेश्चन, ऑटिज़म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो इसका आंसर है लियो कैनर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑटिज़म का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? तो लियो कैनर ने किया था। सैमुअल किर्क ने क्या दिया था? सैमुअल किर्क ने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया था और इसका ऑटिज़म से संबंध नहीं है। लियो कैनर, इन्होंने 1943 में पहली बार ऑटिज़म के बारे में बताया था। उन्होंने ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिन्हें सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर में कठिनाई होती थी, ठीक है, तो ऑटिज़म वाले वही होते हैं जिन्हें सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आती है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, ऑटिज़म का वर्णन नहीं किया था। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के जनक हैं, इसे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, तो इन्होंने भी ऑटिज़म के बारे में नहीं बोला। तो आपके पास क्या चीज़ बचती है कि कैनर ने ऑटिज़म की बात की थी, किर्क ने
लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी और वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम अंडर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन। आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम अंडर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन में क्या चीज़ नहीं आती? लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, जैसे समाज में जो हमारे रूल्स बने हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे, ये भी आपका सोशलाइजेशन में आएगा। सेकंड ऑप्शन है प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, जैसे समाज में है कि लड़के काम ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, तो उस हिसाब से भी हम सोशलाइजेशन होता है हमारा, ये भी बात ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, आप में समाज में रहने के जो एटीट्यूड्स हैं, है ना, उनका विकास होता है कि आप कैसे रहोगे समाज के अंदर, ये भी है। फोर्थ ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, मतलब सोशलाइजेशन आपके ईगोसेंट्रिक बिहेवियर को अप्रूव नहीं करता कि आप सिर्फ अपने ही हिसाब से चलोगे। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास सोशलाइजेशन की इस प्रोसेस के अंदर नहीं आएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन। तो जब आप पूरा साल, जैसे आप स्कूल में जाते हो, एक बार तो आपके पेपर लास्ट में होंगे और बीच बीच में भी आपके टेस्ट लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट या और भी टेस्ट, जिसमें आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं। तो जो आपके पूरे साल के दौरान टेस्ट लिए जाते हैं बीच बीच में, तो उन सबको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में डालते हो। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो आपके लास्ट में होता है कि हाँ इसने पूरे साल में ये सीखा है, जिसके बेस पे आपका पूरी क्लास का रिजल्ट आता है, जिसके बेस पे आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा, वो आपका समेटिव असेसमेंट आता है। लेकिन फॉर्मेटिव होता है आपका देखने के लिए कि हाँ आपने क्या सीखा है और आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन ये वाला जो टेस्ट आता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। तो यहाँ पे मैंने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने बताया है वही यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ओके, एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब करते हैं? जब मतलब आपको ये पहचानना है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, बच्चे को कहाँ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। फॉर्मल असेसमेंट भी वैसे ही होता है, औपचारिक परीक्षा होती है कि हाँ बस ले रहे हैं देखने के लिए बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि असेसमेंट कब लिया गया, घर पे या बाहर कब लिया गया। फॉर्मल असेसमेंट में यही नहीं पता चलता, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका पढ़ाई के दौरान किया जाता है ताकि टीचर को पता चल सके बच्चा कितना सीख रहा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, जैसे ये सब चीज़ें। फॉर्मल टाइम का नहीं बताता, डायग्नोस्टिक आपका लर्निंग बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है ये जानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे अ चाइल्ड बिकम्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कब सीख पाता है? तो आपको पता होगा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, तो चारों का सीक्वेंस यही है जैसे ऑप्शन में गिवन है। पहली सेंसरी मोटर स्टेज है, सेकंड प्री ऑपरेशनल है, थर्ड कॉन्क्रीट है, फोर्थ फॉर्मल है। तो ये जो कंजर्वेशन है कि जैसे मान लो पहले एक छोटे गिलास में पानी था, है ना, तो उस पानी को आप किसी लंबे गिलास में डाल दो तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पानी है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन जब इसको पतले गिलास में डालेंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा ना। तो बच्चा, पता है पानी तो इसमें डाल दिया, पानी उतना ही है, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है ना। अगर बच्चा ऐसे बोल रहा है तो बच्चे में अभी कंजर्वेशन नहीं आया, लेकिन अगर ये चीज़ आ गई है तो बच्चे में कंजर्वेशन आ गया है। और ये कब आता है? ये आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अगर बच्चा कंजर्वेशन को नहीं समझ पा रहा कि पानी अभी भी सेम है तो वो इससे पीछे वाली स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है। लेकिन अगर ये समझ आ रही है तो वो कंक्रीट में है। तो आपको कंजर्वेशन भी समझ में आ गया, आपको सीरिएशन भी समझ में आता है कि कोई चीज़ पहले है कोई चीज़ बाद में है, आपको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी। और फॉर्मल में क्या होता है, आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच पाते हो
जो आपके सामने नहीं है। जैसे आप यहाँ घर पे बैठे हुए आप हवाई जहाज़ के बारे में सोच सकते हो कि हाँ भाई वो कैसे चलता है, कैसे उड़ता है, उसको पायलट उड़ाता है, या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी। जैसे आप यहाँ टीवी के सामने नहीं हो फिर भी टीवी के बारे में आप सोच सकते हो, मोबाइल के बारे में सोच सकते हो। मतलब जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने नहीं है आप उनके बारे में भी सोच सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो, तो वो फॉर्मल में आएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। कंक्रीट में क्या है, कंजर्वेशन का सिद्धांत समझ जाएगा बच्चा। किसी वस्तु की मात्रा या भार केवल उसका आकार बदलने से नहीं बदलता। ओके, सेंसरी मोटर में होता है ये 0 से 2 वर्ष में होती है, यहाँ पे कंजर्वेशन की समझ नहीं होती। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष में होती है, यहाँ पे भी कंजर्वेशन का नहीं पता चलता। कंक्रीट में आपका पता चल जाता है ये 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग लगानी शुरू कर देता है कि जो चीज़ें आंखों के सामने नहीं है बच्चा उनके बारे में भी बात कर पाता है। तो ये आपके पास एग्जाम ट्रिक है कि सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि बच्चे के सामने, जैसे शुरू में तो बच्चे के सामने से अगर कोई चीज़ हटा लो तो बच्चा सोचता है कि 2-3 महीने तक, 4 महीने तक कि सामने से अगर इंसान गायब हो गया तो वो चीज़ गायब हो गई। लेकिन 5-6 महीने तक बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप जैसे उसको टॉफ़ी दिखाओगे और फिर हटा लोगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ याद रहती है कि वो चीज़ गायब नहीं हुई, बस आँखों से हटा ली गई है। तो इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में ही आती है। ईगोसेंट्रिज्म ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल में, यानी कि बच्चे को ये लगता है कि बस मैं ही ठीक हूँ। वो हर एक चीज़ को मतलब अपने तरीके से ही सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। जैसे कि अगर टीवी में कार्टून दिख रहा है और उसके पापा ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से उन्हें नहीं दिख रहा होगा, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि उसके पापा को नहीं दिख रहा। वो सोचता है कि उसे दिख रहा है तो उसके पापा को भी दिख रहा होगा, या फिर अगर उसे मज़ा आ रहा है तो उसके पापा को भी मज़ा आ रहा होगा। लेकिन जो उसे सही लगता है बस वो वही मानेगा, ये नहीं सोचेगा कि दूसरे को कैसा लगता है। ये आपका ईगोसेंट्रिज्म है, ये प्री ऑपरेशनल में आता है। कंक्रीट में आपका कंजर्वेशन आता है और फॉर्मल में आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आता है। ओके, 16th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय बैड बॉय ये किस में आता है? ये आपका कन्वेंशनल में आता है, ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, तो कोलबर्ग ने 3 थ्योरीज दी हुई हैं आपके पास। एक है आपके पास प्री कन्वेंशनल, एक है कन्वेंशनल और एक है पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, तो इसको देख लेते हैं कि गुड बॉय बैड बॉय किस में आता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोलबर्ग के अनुसार गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर का संकेत है? तो ये आपका आता है कन्वेंशनल मोरालिटी में। अब बाकी की चीज़ें देखते हैं। प्री कन्वेंशनल में बच्चा क्या करेगा? बच्चा सही काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सज़ा से बचना है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के डर से, कि हाँ ये किया तो ये हो जाएगा, होमवर्क नहीं करूँगा तो मम्मी डांटेगी नहीं, और पढ़ूँगा तो चॉकलेट मिलेगी। ऐसी चीज़ें सोच सकता है कि बच्चा फ़ायदा या नुकसान के बारे में सोच रहा है, तो वो आपके पास प्री कन्वेंशनल में आएगा। कन्वेंशनल में क्या आता है कि बच्चा इसलिए काम करता है ताकि लोग ये बोलें और सोचें कि हाँ मैंने ये काम किया है, मुझे अब शाबाशी मिलेगी, मैं सबकी मदद करूँगा तो सब मुझे अच्छा कहेंगे, मैं सबके काम करूँगा तो मुझे अच्छा बोला जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे यह सोच के बच्चा काम करता है, अच्छा बच्चा बनने के लिए काम करता है। तो ये आपके पास कन्वेंशनल मोरालिटी में आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पे बच्चा नियम नहीं मानता बल्कि ये सोचता है बच्चा कि क्या ये नियम ठीक है। मान लीजिए कि एक स्कूल का जो नियम है कि गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा, तो एक व्यक्ति क्या कहेगा कि ये नियम गलत है क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो अगर इस तरीके से आदमी सोच पा रहा है, प्रिंसिपल और जस्टिस मतलब वो रूल्स सही हैं या नहीं है, उसका फ़ायदा है नुकसान है, ये सब चीज़ें सोच पा रहा है, तो वो आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 4-year-old बिनी started wetting her bed after her parents brings home a new baby. Which of the following type defense mechanism it is? अब जैसे क्या है, 4 साल
छोटी एक लड़की है बीनी, बच्चा है बीनी, वो क्या है कि बिस्तर पे फिर से बाथरूम वगैरह करना शुरू कर देता है जब उसके घर में एक नया बेबी जन्म लेता है। तो वो ऐसा किस तरीके से कर रहा है? रिग्रेशन, सप्रेशन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिग्रेशन। अब ये कैसे आएगा इसको हम नीचे देखते हैं। तो आप इसमें देखिए कि अगर कोई बच्चा, यहाँ पे देखना है आपको, जब कोई व्यक्ति तनाव या परेशानी के समय अपने पुराने बचकाने व्यवहार पर लौट आता है तो इसे रिग्रेशन कहते हैं। जैसे नए बच्चे के आने पर बच्चे को लगा कि अब तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं, तो अपने आप को अटेंशन दिलाने के लिए तो वो वही काम शुरू कर देता है जो वो पहले करता था, जिससे उसको अटेंशन मिलती थी। जैसे बिस्तर पर पेशाब कर देना या कोई शरारत कर देना, पुराने बचपन वाले अपने से अपनी उम्र से छोटे वाले व्यवहार करने शुरू कर देना ताकि उसको पहले की तरह अटेंशन मिले। तो ये तरह के व्यवहार को आप क्या बोलते हो? रिग्रेशन बोलते हो। पश्चगमन मतलब पीछे की तरफ जाना। ओके। और अब देखते हैं आपके पास सप्रेशन में क्या होता है। इसमें आदमी जानबूझकर किसी व्यवहार या भावना को दबाता है। जैसे परीक्षा है और आपको फ़िल्म देखने का मन है तो आप फ़िल्म नहीं देखोगे, आप फ़िल्म देखने का मन दबा के पढ़ाई करते हो। तो इस तरीके की चीज़ को आप सप्रेशन में डालते हो। रिप्रेशन में क्या होता है कि अनजाने अनजाने व्यक्ति अपनी पुरानी घटनाओं को भूलने लग जाता है, ये आपका रिप्रेशन में आता है। ठीक है, जैसे किसी दुर्घटना की याद धीरे धीरे याद ही ना रहे। यहाँ पे आप भूले नहीं हो, बस आपका व्यवहार बदल गया है कि आपको बस कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रही हो। वैसे आपके माइंड में चीज़ कहीं पड़ी है लेकिन वो बस आपको बार बार याद ही नहीं आती या उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है ना, अनजाने में। तो ये आपका रिप्रेशन में आता है। जैसे कोई आपकी पुरानी घटना है 5-7 साल पुरानी, वो आपके दिमाग से वैसे तो आपको याद है लेकिन आपके दिमाग ने उसको याद करना अपने आप छोड़ दिया है, तो अनजाने में वो चीज़ आपकी रिप्रेस हो चुकी है। ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक, अगर आप रिटर्न कर रहे हो चाइल्डहुड, मतलब अपनी पीछे की, अपनी ऐसे पीछे वाली घटनाओं पे जा रहे हो, अपनी एक्टिंग करने लग गए हो, है ना, तो आप किस में जाओगे? रिग्रेशन में जाओगे। ठीक है। स्ट्रेस आया, बिहेवियर पीछे गया तो रिग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? रिग्रेशन। कि नया बेबी आने पे उसने बिस्तर फिर से गीला करना शुरू कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सिस। न्यू बॉर्न के कौन कौन से रिफ्लेक्सिस नहीं होते? जिसमें ड्राइविंग कार आंसर आएगा, क्योंकि बच्चा आई तो ब्लिंक करता ही है। बच्चे में सकिंग का भी गुण होता है बाय बर्थ, तभी वो माता से दूध पी पाता है। स्विमिंग भी होता है कि अगर बच्चे को सही ढंग से पानी में बिठाओ तो वो हाथ पैर भी मारता है। लेकिन वो ड्राइविंग कार का जो गुण है वो उसके पास बचपन से नहीं आता है ना, तो ये आपका न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सिस नहीं है। आप यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द 3 स्ट्रैटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैरोल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। 3 स्ट्रैटम थ्योरी किसने दी थी? कैरोल ने दी थी। इसने क्या चीज़ बताई है? इसने 3 स्तर बताए हैं, जैसे स्ट्रैटम फर्स्ट, स्ट्रैटम सेकंड, स्ट्रैटम थर्ड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। यह सबसे नीचे स्तर का है। इसमें किसी एक विशेष कार्य की क्षमता होती है, जैसे कि मान लो किसी का मैथ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी की मेमोरी अच्छी है, कोई अच्छी स्पीड से रीड कर सकता है। और जो हमारे पास सेकंड है, इसमें क्या आपके पास फ्लूइड इंटेलिजेंस, नई समस्या के बारे में बच्चा सोच सकता है, उसको हल करने के बारे में अपनी रीजनिंग लगा सकता है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है? अनुभव और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग, मतलब जो इसमें क्या कि जो बच्चे ने सीख रखा है उसी को अप्लाई करेगा। और फ्लूइड में क्या होता है कि बच्चा नई चीज़ें सोचने की क्षमता रखता है अपने अंदर। ये सब ब्रॉड एबिलिटीज़ यानी स्ट्रैटम 2 में आएंगी। ठीक है। और आपके पास जनरल इंटेलिजेंस स्ट्रैटम 3 में क्या आता है कि सबसे ऊपर एक एबिलिटी होती है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब एक तरह की इंटेलिजेंस जो वो आदमी अपने हर एक काम में लगा सकता है।
अगर वो पढ़ाई कर रहा है उसमें भी लगा सकता है, खेल रहा है उसमें भी लगा सकता है, कोई और काम कर रहा है उसमें भी लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। किसने बताई हैं? ये हमारे पास कैरोल ने बताई हैं। तो पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बिने ने हमारे पास पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, कैरोल ने 3 स्टार्टम थ्योरी दी है, स्पेसिफिक, ब्रॉड और जनरल। स्पेसिफिक जैसे किसी का मैथ अच्छा है, किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी है। ब्रॉड में आपकी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आ जाएगी, और जनरल में एक जनरल इंटेलिजेंस आती है जो आपकी हर जगह काम करेगी। फर्स्ट में कोई स्पेसिफिक, सेकंड में आपके पास आएगा फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड, और थर्ड स्टार्टर में आपके पास जनरल कोई हमारे पास एबिलिटी आएगी जो आपको हर जगह हेल्प करेगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन। तो इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटियल लोब, इट सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। ब्रोकाज एरिया के बारे में पूछा गया है। तो ब्रोकाज एरिया होता क्या है? हम जब भी बोलते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं और सही ग्रामर के साथ अपनी बात व्यक्त करते हैं, तो यह काम ब्रोकाज एरिया करता है। अब हम सब इंसानों को देखिए, चाहे कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बेसिक सेंटेंसेस तो अपने आप ही बोल लेता है सही मीनिंग के साथ, है ना। तो ये काम कौन करता है? आप सबके ब्रेन में एक चीज़ होती है, एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ब्रोकाज एरिया, वो ये काम करता है। ठीक है, इसे स्पीच प्रोडक्शन सेंटर भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के इस एरिया में चोट लग जाए तो उसे क्या बोलना है यह तो पता होता है, कि वो बोलना क्या चाहता है वो तो उसे समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो ग्रामेटिकल अपने सेंटेंस को अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर पाएगा कि वह सामने वाले को अपनी बात समझा पाए। समझ में आया? तो उसे बोलने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, और इसे ब्रोकाज अफेजिया कहते हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ये ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग करता है, ये भी ठीक है। लैंग्वेज प्रोडक्शन में भी ये आपकी हेल्प करता है, ये वाला पार्ट, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आपको क्या चीज़ बोलनी है, कैसे व्यक्त करनी है, ये पार्ट बताएगा। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है, कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग, यानी कि शब्दों का अर्थ समझना, इसमें ब्रोकाज एरिया नहीं आता, इसमें वर्निक्स एरिया आता है। अगर वर्निक्स एरिया में चोट लग जाए तो आदमी बोल तो बहुत लेगा, लेकिन उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं होगा और दूसरों को भी उसकी बात समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ब्रोका जो है आपका बोलने से रिलेटेड है, कि समझेगा, लेकिन अगर ब्रोका ख़राब हो जाए तो समझेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो ब्रोका आपका किसके लिए चाहिए? बोलने के लिए, कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात दूसरे को बतानी है अच्छे तरीके से फ्रेम करके। और वर्निक आपको समझने में हेल्प करता है कि क्या चीज़ समझानी है, मतलब क्या चीज़ समझ में आई है, शब्दों का अर्थ समझने में हेल्प करता है। तो ब्रोका बोलने में और वर्निक समझने में हेल्प करता है। तो ब्रोका क्या चीज़, इस ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर 4th ऑप्शन ही बनेगा। यहाँ पे आप देख लेना, आंसर 4th ही बनेगा। ब्रोकास 4th चीज़ नहीं करता, 4th ऑप्शन वाली चीज़। 21st क्वेश्चन, इफ़ अ चाइल्ड इज शेयरिंग with you what he did after he got up in the morning, he is using his semantic memory, sensory register, procedural memory, episodic memory। तो जब बच्चा अपने दिन की कोई पुरानी घटना को आपको आके बताता है तो वो किस चीज़ को यूज़ करता है? वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी को यूज़ करता है। ठीक है, तो एपिसोडिक मेमोरी होती क्या है? ये आपकी वो मेमोरी होती है जिसमें आपको वो सब चीज़ें याद रहती हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, आप सबको अच्छे से फ्रेम करके बताते हो दूसरों को। तो ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आ जाता है कि आज सुबह क्या किया, कल कहाँ गए थे, पिछला जन्मदिन कैसे मनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आएंगी। अब देखिए सिमेंटिक मेमोरी, इसमें क्या आपको जनरल नॉलेज आती है सिमेंटिक मेमोरी में, कि भारत की राजधानी क्या है, 2 + 2 4 होता है, ताजमहल कहाँ पे है,
यहाँ पे आपका कोई पर्सनल अनुभव नहीं होता, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। सेंसरी रजिस्टर क्या है? ये हमारी मेमोरी का सबसे पहला चरण है। जैसे आपको किसी ने आवाज़ लगाई, आपके कानों ने आपको एक आवाज़ सुनाई, है ना? तो वो कुछ सेकंड के लिए आपके दिमाग में याद रहती है, आपको याद रहता है कि हाँ किसी ने बुलाया, या फिर वो आपकी मेमोरी में रहेगी आवाज़। इस तरह से जैसे आपने कुछ टेस्ट किया, वो भी आपके पास थोड़े टाइम के लिए रहेगा, या फिर आपने कुछ देखा तो वो इमेज आपके माइंड में थोड़ी देर के लिए आपको याद रहती है ना? तो कुछ सेकंड के लिए रजिस्टर हो जाती है। तो जो आप सेंसेस के थ्रू सीखते हो थोड़े सी देर के लिए, वो सब आपका किस में आता है? सेंसरी रजिस्टर में आता है। आप उस जानकारी पर ध्यान नहीं देते और वो तुरंत भूल जाते हो आप। ठीक है, जैसे बिजली चमकी, उसकी तस्वीर आपकी आंखों में आई, लेकिन फिर वो उसके बाद गायब हो जाती है वो तस्वीर आपकी दिमाग से। तो ये आपकी सेंसरी रजिस्टर में आती है। आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। तो आपके पास क्या चीज़ ट्रिक आएगी? सिमेंटिक, यानी कि आपको जनरल नॉलेज है, आपको फैक्ट्स याद हैं, तो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आएगी। प्रोसीजरल, यानी कि कोई काम कैसे करना है, हाउ, जहाँ पे हाउ आ जाए, कोई काम आप कैसे करोगे, कार कैसे चलाओगे, साइकिल कैसे चलाओगे, खाना कैसे बनाओगे, ये सब आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में आता है। एपिसोडिक मेमोरी आपकी कौन सी होती है? जिसमें आप इवेंट्स को याद रख पाते हो, लाइफ की, कब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे किया गया, है ना? वो सब चीज़ें एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं। सेंसरी रजिस्टर, आप सेकंड्स के लिए कुछ चीज़ों को याद रख पाते हो जो आप सेंसेस के थ्रू सीखे होते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, आपके बहुत काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिक प्ले? जब आप क्या करते हो, यहाँ पे आप देखिए, नाटकीय खेल करते हो, तो आप उसमें क्या चीज़, उसके लिए आपका जो स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, बिल्कुल सही बात। इट इज़ नोन एज मेक बिलीव प्ले। थर्ड है, इट इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर। इट इज़ ऑलवेज रिप्रोडक्टिव। तो इसका जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन फोर्थ है। वो क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ड्रामेटिक प्ले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसमें क्या करते हो? आप अलग अलग चीज़ें बनते हो, जैसे टीचर बनना, डॉक्टर बनना, है ना? तो आप प्रिटेंड करते हो और अपने आप को बिलीव दिलाते हो कि हाँ आप टीचर हो, या फिर आप डॉक्टर हो, या फिर आप पुलिस हो। तो आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ट्रू हो गया, क्योंकि एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, है ना? मतलब दिमाग भी लगाता है और फिजिकली भी इन्वॉल्व होता है बच्चा, तो बच्चा तो एक्टिव है। और आप बिलीव करते हो कि हाँ कि मैं जो भी रोल प्ले कर रहा हूँ मैं वही हूँ, टीचर हूँ, पुलिस हूँ, जो भी हूँ। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जिसे दिखा सके, जो आप देख सकते हो। तो बच्चा अगर टीचर बनता है, या जो बच्चा जो भी बिहेव करता है वो आप देख पा रहे हो, तो ये एक हमारा ओवर्ट बिहेवियर वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर, कि आप उस बिहेवियर को देख पाओगे। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिप्रोडक्टिव, यह कथन गलत है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव का मतलब है जैसे कुछ हो रखा है उसको वैसे का वैसा दोबारा दिखाना, है ना? जैसे कि डॉक्टर, जैसे कोई टीचर बना है उसको हूबहू वैसे ही दिखाना, वही चीज़ें रिप्रोड्यूस करना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें बच्चा अपनी कल्पना ही करता है कि मैं टीचर बनूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं इंजेक्शन ऐसे लगाऊंगा, अपने तरीके से करता है। कुछ रिप्रोड्यूस नहीं होता कि किसी ने कुछ कर रखा है उसी को कॉपी मार के रिप्रोड्यूस कर दिया। इसमें बच्चा अपनी अपनी नई क्रिएटिविटी करता है। समझ में आया? तो इसका आंसर यही बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, कि ड्रामेटिक प्ले में ये चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं होती बल्कि क्रिएटिव होती हैं। यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन है। 23, प्रेजेंटेशन ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। जैसे मतलब क्या है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। सपोज करो कोई बच्चा शरारत कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हो? डरा देते हो। कि अगर ऐसा कर, उसका बिहेवियर रोकने के लिए आप क्या करोगे? उसके सामने अनप्लेजेंट चीज़ रखोगे, कि अगर तूने शरारत की तो तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा, या फिर तुझे खाना नहीं मिलेगा, या तुझे घुमाने नहीं लेके जाएंगे, है ना? तो उससे उसको आप कोई नई चीज़, ऐसे अनप्लेजेंट चीज़ें बताते हो कि अगर आपने ये चीज़ करी तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ताकि उसका वो गलत जो बिहेवियर है उसको आप डिक्रीज़ कर सको। तो ये चीज़ क्या है? तो ये आपकी पनिशमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, अभी आप देखिए पनिशमेंट के अंदर कैसे आएगी। अनप्लेजेंट स्टिमुलस मतलब जो प्लेजेंट नहीं है, प्लेजेंट होता है बहुत बढ़िया, अनप्लेजेंट होता है बिल्कुल बढ़िया ना लगना जो चीज़। ठीक है, और आपको कोई बिहेवियर कम करना है,
तो ये चीज़ पनिशमेंट से आती है, क्योंकि पनिशमेंट किसी को पसंद नहीं होती। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसके पनिशमेंट मिलेगी। तो आप पनिशमेंट के हेल्प से किसी काम को करवाने से रोक रहे हो, गलत काम को, बिहेवियर आपको कम करना है उसका गलत, तो आप अनप्लेजेंट स्टिमुलस ले रहे हो, तो ये पनिशमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख पढ़ सकते हो। जब किसी बिहेवियर को कम करने का कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस दी जाती है तो उसे पनिशमेंट कहते हैं। अब हम बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब बच्चे ने कुछ किया ना, तो जैसे अच्छा काम किया तो उसे चॉकलेट दे दी ताकि वो उस काम को फिर से करे, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि अच्छा काम को किया तो उसको रिवॉर्ड मिला, है ना, तो इसमें कुछ जोड़ा जाता है, तो वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, बिहेवियर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ठीक है, जैसे कोई अप्रिय चीज़ हटा दी, अगर आज तुम होमवर्क नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा होमवर्क, अगर आज तुम होमवर्क करोगे तो एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलेगा, बच्चा होमवर्क कर देता है। वहाँ पे क्या होता है कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस हटा दिया गया। जैसे पॉजिटिव वाले में क्या हो रहा था कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, है ना। यहाँ पे आप अच्छा काम करोगे तो आपको जो बुरी चीज़ें मिलती थी उसमें से कोई एक चीज़ हटा ली जाएगी। ठीक है ना, जैसे आपने पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, अगर आपने काम किया तो आपको चॉकलेट मिल गई। ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, अगर आपने अच्छा काम किया तो आज आप उसको डांटोगे नहीं, है ना, तो आपने कोई उससे नेगेटिव जो चीज़ जो आप उसको देते थे वो आपने कम कर दी उसके अच्छा काम करने पे, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। समझ में आया। पनिशमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि आप उसको डराते हो ताकि उसका वो बिहेवियर कम हो जाए। मोटिवेटर, जिसमें व्यक्ति को काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इसकी कोई बात नहीं है। द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट पर्सनैलिटी, तो इसका आंसर आएगा बिहेवियर स्टिक व्यू। क्योंकि पर्सनैलिटी कैसे बनती है, जब आप बच्चे का बिहेवियर बना देते हो, सिखाते हो उसको कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसका बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी आप बना रहे हो, तो ये किस में आएगा, बिहेवियरिस्टिक व्यू में आएगा। पर्सनैलिटी इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज, आप जो सारी ज़िंदगी सीखते हो ऐसे काम करना है वैसे काम करना है, तो यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी बनती जाती है, तो आप जो भी लर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बनती है, ये आपका बिहेवियरिस्टिक व्यू है। ओके, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं कि बच्चे खाली स्लेट की तरह होता है, वह परिवार स्कूल से सीखता है और उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बिहेवियरिस्टिक व्यू में आएगा। स्ट्रक्चर व्यू में क्या होता है कि आपको ये दिखाया जाता है कि माइंड किन किन चीज़ों से बना है, माइंड के पार्ट्स की इसमें जानकारी होती है, इसका पर्सनैलिटी से सीधा संबंध नहीं है। और आपके पास फंक्शन व्यू में क्या आता है कि माइंड कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर था कि माइंड कैसे बना है, फंक्शन होता है कि माइंड कैसे काम करता है, तो इसका पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कॉग्निटिविस्ट क्या करते हैं, इसमें आपकी थिंकिंग आती है, मेमोरी, थिंकिंग वगैरह, आप दिमाग से जो भी काम करते हो, तो इसका भी पर्सनैलिटी से सीधा कुछ फ़र्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी मेमोरी, थिंकिंग वगैरह आती है, तो आपका बिहेवियरिस्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें याद रख सकते हो। बिहेवियरिज्म आपके पास लर्निंग एंड एनवायरनमेंट है कि आप सीखते हो, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आपका बिहेवियर बनेगा। कॉग्निटिविज्म आपका थिंकिंग एंड मेमोरी बनेगा। स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है। फंक्शन आपका माइंड कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे कैसे काम करता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। द सीट बेल्ट बजर ऑफ अ कार स्टॉप्स एज सुन एज द ड्राइवर पुट ऑन द सीट बेल्ट। अब देखो, सीट बेल्ट लगानी एक अच्छी चीज़ है ना, लेकिन सीट बेल्ट लगाते ही उसका बजर बजना बंद हो जाएगा, मतलब एक गलत चीज़ हट गई। मतलब एक ये था ना कि सीट बेल्ट लगाया तो उसे पैसे मिलेंगे या इनाम मिलेगा, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कि सीट बेल्ट लगाने से जो अलार्म पहले बज रहा था वो अलार्म बंद हो जाएगा, यानी कि एक बेकार की चीज़ हटा ली जाएगी।
उसका अच्छे काम करने पे, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आएगा। ठीक है, इसके बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बता दिया मैंने। तो जो आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट है ये बताता हूँ। पॉजिटिव पनिशमेंट में गलत बिहेवियर के बाद कोई अप्रिय चीज़ जोड़ दी जाती है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर फाइन लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके गलत काम किया और उसके साथ एक और गलत चीज़ जोड़ दी, तो ये आपके पास पॉजिटिव पनिशमेंट आती है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि गलत बिहेवियर के बाद कोई चीज़ छीन ली जाती है, अच्छी चीज़ छीन ली जाएगी। जैसे आपने कुछ गलत काम किया तो आपसे मोबाइल छीन लिया, तो ये आपके पास नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में कुछ आपको ऐड किया जाएगा, कुछ गलत चीज़ ऐड की जाएगी, है ना। जो आपको चीज़ पसंद नहीं है ना वो चीज़ ऐड कर दी जाएगी। जैसे आपसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पे फ़ाइन ले लिया, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होएगा कि अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपसे गाड़ी छीन ली जाएगी। आपसे यहाँ पे कुछ छीना जाता है और पॉजिटिव वाले में कुछ ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ओके, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्वेंटी सिक्स, नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल इज़ एन। अब आप बाइसिकल चलाना किस चीज़ में आता है, हाउ टू राइड, अब कैसे आप साइकिल कैसे चलाते हो, ये किस नॉलेज में आता है। तो मैंने बताया था जब आपको ये दिखाना हो कि कोई चीज़ आप कैसे कर रहे हो, कार चलाना, बाइक चलाना, है ना, कुकिंग करना, खाना बनाना, तो ये आपका प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर आएगा। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। प्रोसीजरल में क्या आता है कि नोइंग हाउ, कि कोई चीज़ कैसे होनी है। ओके, डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या है कि आप फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हो, डिक्लेयर करते हो कि हाँ भारत की राजधानी ये है, 2+2 4 है, इस तरह की नॉलेज डिक्लेरेटिव नॉलेज है। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, जिसे आप आसान भाषा में समझा सकते हो, जैसे किताबों में जो सब लिखा हुआ है ये आपकी एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आता है। ठीक है, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है नो ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आपके पास हाउ आएगा तो प्रोसीजरल है, और वट के बारे में पूछा जाए कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, 2+2 क्या है, तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, इसको वट में डालेंगे तो वट लिखा होगा उस केस में। जब हाउ वाला क्वेश्चन आए तो प्रोसीजरल में आता है। 27th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ फोइटस हेड इज़ वेल डेवलप्ड बिफोर हिज लेग्स। अच्छा, मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि लेग से पहले अगर सिर बन जाए, सिर पहले बन गया और लेग्स बाद में बनी, अगर आपका सिर पहले बना और लेग्स बाद में बनी तो वो किस में आएगा। अब सिर बना है तो सै से सी आ जाएगा यहाँ पे, तो सिफेलोकोडल वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। सिफेलोकोडल होता है जब आप ऊपर से सिर से नीचे की तरफ डेवलप होते हो। और प्रोक्सिमो डिस्टल कब आता है, प्रोक्सिमो डिस्टल तब आता है जब आप सेंटर्ड से आउटवर्ड की तरफ जाते हो। ठीक है, तो आपका प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सिफेलोकोडल। ओके, आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। जब आप सिर से पैर की तरफ आते हो तो सिफेलोकोडल है, और प्रोक्सिमो डिस्टल किसकी तरफ होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। ओके, यूनिफॉर्मिटी की सब बच्चों का विकास एक जैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन, शरीर के सभी अलग अलग अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। सब लोग अपने मतलब, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, यह प्रश्न विकास की दिशा पूछ रहा है कि सर से पैर की तरफ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसमें इंटीग्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रंस प्ले। तो नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, तो यही ऑप्शन गलत है कि एज बढ़ने के साथ बच्चे की खेलने की एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। बच्चे की एक्टिविटीज़ नहीं कम होती, आदमी की एक्टिविटीज़ कम नहीं होती एज बढ़ने के साथ, बल्कि वो अलग अलग तरह के खेलना शुरू कर देता है। जैसे पहले कैरम खेलता है तो बाद में क्रिकेट खेलेगा, लेकिन एक्टिविटीज़ कम नहीं होती। तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है कि उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं एज बढ़ने के साथ। सेकंड ऑप्शन क्या है,
प्ले बिकम्स इंक्रीजिंग सोशल विद इंक्रीजिंग एज। हाँ, एज बढ़ने के साथ बच्चा ज़्यादा सोशल होकर खेलता है, अलग अलग दोस्तों के साथ खेलता है। द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। थर्ड ऑप्शन सही है कि एज अगर बढ़ जाएगी तो बच्चे के जो दोस्त हैं, प्लेमेट्स, खेलने वाले साथी बढ़ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है प्ले बिकम इंक्रीजिंग सेक्स अप्रोप्रिएट विद इंक्रीजिंग एज। मतलब लड़के जो खेलते हैं या फिर लड़की जो खेलते हैं तो उस हिसाब से वो खेलना शुरू, अपने अपने खेल खेलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे आराम से देख के पढ़ सकते हो। डिसकैलकुलिया इज़ अ टाइप ऑफ, ये आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है। ओके, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया एक डिसेबिलिटी है जिसमें क्या होता है कि आप मैथ की कैलकुलेशन सोल्व नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंस, आईक्यू, आईक्यू एक अलग चीज़ है। ओके, आईक्यू एक अलग चीज़ है कि बच्चे के अंदर मतलब उसका दिमाग ही उस लेवल पे नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके। लेकिन कुछ बच्चों का आईक्यू तो नॉर्मल होता है, एवरेज होता है, लेकिन उसको मैथ्स में कठिनाई है, तो वो आप उसका आईक्यू तो ठीक है लेकिन उसको मैथ्स में कठिनाई है, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी कि उसको डिसकैलकुलिया है, मतलब वो मैथ की कैलकुलेशन करने में उसको प्रॉब्लम आती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब उसके हाथ पैर या शरीर की मूवमेंट में उसको क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है इस्तेमाल करने में। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, जैसे कैलकुलिया तो मैथ की डिफ़िकल्टी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब किसी का अगर आईक्यू कम है तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डालोगे, ठीक है। लेकिन डिसकैलकुलिया सिर्फ मैथ से रिलेटेड है। आईक्यू में तो मतलब उसका फिर हर एक चीज़ में ही उसको कमज़ोर होता है, लेकिन जब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात आती है तो उसका आईक्यू तो ठीक होता है, लेकिन उसमें कई कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कोई रीड नहीं कर पाता, कोई लिख नहीं पाता। विजुअल इम्पेयरमेंट में आपके पास आएगा कि उसको देखने से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी ये ट्रिक्स हैं। अगर आपके पास डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया आपके पास रीडिंग के लिए होता है कि उसको रीडिंग करने में दिक्कत आ रही है। डिसग्राफिया है कि उसको राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है। डिसकैलकुलिया उसको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि डिसलेक्सिया मतलब लेक्स जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है वो होता है रीड करना, ठीक है। तो उसको पढ़ने में दिक्कत है। ग्राफ मतलब राइटिंग, तो उसको हमारे पास लिखने में दिक्कत है। कैलकुलिया उसको कैलकुलेशन में दिक्कत है। डिस्प्रैक्सिया मोटर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट, मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्सिया से आप देखिए प्रैक्टिस या मूवमेंट करने में उसको दिक्कत आ रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको शरीर के पार्ट्स को मूव करने में दिक्कत आ रही है, तो वो डिस्प्रैक्सिया मतलब मोटर एक्टिविटीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है, हाथ पैर चलाने में, तो वो डिस्प्रैक्सिया है। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एज्यूम्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें जो पियाजे है ना, सिर्फ वही है जो बोलता है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। तो पियाजे ने बोला है डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, बाकी तीनों ने क्या बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है, स्टेजेस में नहीं होता। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। पियाजे ने बताया है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो इसने ये 4 स्टेजेस दी हुई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पियाजे बोलता है स्टेजेस में आपका डेवलपमेंट होता है, और जो बाकी है बिहेवियरिज्म है ना, इन सब में क्या कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। बंडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी कि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से लगातार बच्चा सीखता है। ये ऑब्ज़र्व कर करके बच्चा, इमिटेट करके बच्चा बार बार सीखता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये ब्रोन फैन ब्रेनर ने दी थी, इसमें भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम ट्रिक, स्टेजेस में हो रहा है तो पियाजे याद कीजिए अगर डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रहा है, और अगर कंटिन्यूस डेवलपमेंट है तो आप यहाँ पे आ सकते हो बिहेवियरिज्म, बंडूरा, ब्रोन फैन ब्रेनर। तो आपके पास एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको आगे, कि अगर कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात है कि डेवलपमेंट लगातार होता है, तो आपको ये
लोग ध्यान में रखने हैं। बिहेवियरिज्म की बात जो करते हैं वॉटसन एंड स्किनर, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा, सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगोट्स्की, इकोलॉजिकल थ्योरी ब्रोनफेन ब्रेनर, ये चारों कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जो आपके पास पियाजे, एरिक्सन, फ्रूड, कोलबर्ग, ये आपके पास डिसकंटिन्यूस मतलब स्टेजिस में डेवलपमेंट होता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें कि पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, है ना, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में 5 स्टेजेस बताई हैं। ओए, अमरपाल, एलजी का टीवी लेके आ, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। ओरल, एनल, है ना। तो ये जो सारी हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, ये सारी की सारी किसने बताई हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने बताई हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ओए अमरपाल, एलजी का टीवी लेके आ, ठीक है, ओ से ओरल, ठीक है। तो जो सिगमंड फ्रॉइड ने स्टेजेस दी हैं वो है ओए अमरपाल, एलजी का टीवी लेकर आ, ओ से ओरल, ए से एनल, पी से फैलिक, एल से लेटेंसी और जी से जेनिटल। ये 5 स्टेजेस सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। ये सब बोलते हैं स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो, PEFK, इन्होंने स्टेज थ्योरी दी है, पियाजे, एरिक्सन, फ्रॉइड एंड कोलबर्ग। और जो आपके पास जिन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है, वो आपके पास हैं ये वाले लोग, वॉटसन, स्किनर, बंडूरा, वाइगोट्स्की, ब्रोनफेन ब्रेनर। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। इसमें आपको 30 MCQs के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें जानने को मिली हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।